हाँ बहुत इजी है, ओरली होने वाले क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज 5.1 नहीं है, हाँ बहुत ओरली होने वाले क्वेश्चन आप खुद देखोगे। एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो मैं जब लास्ट क्लास शुरू की थी ना, बहुत द वे आई वांट द क्लास ना वैसी स्टार्ट हुई थी। मैं आपको नंबर्स लिख रही हूँ, ये 1 4 9 16 25 36। जहां दामिर समझ नहीं आया ना, रोक कर बोलना है, राइट? हाँ जैसे ओके बोला ना वैसे 1 4 9 16 25 36 तक पढ़ना है, तो वो शर्म छोड़नी पड़ेगी फिर, है ना? बाकी जो मर्जी सोचे वो देख लोगे, तो मैं पास ही हो गया, उसको कोई शर्म ही नहीं बात में कहने में, है ना? वो कितने खुश होकर बोलता है नहीं मैम मैं मार्क्स ले लूंगा। ऐसे ही बी अ लिटिल बोल्ड, दिस इज ऐसे थोड़ी बोल्डनेस लेकर आनी है, ठीक है ना? फ्री में थोड़ा पढ़ रहा है यहाँ पे, है ना? सही बात है ना? तभी मैं बोलती हूँ कि मैं फ्री में चलो 1 4 9 16 25 36। अब इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट की टर्म्स मुझे बताओ, तो कौन सी आएंगी बताओ? 47 फिर हाँ 49। इसके बाद कौन सी आएगी? इसके बाद कौन सी आएगी? हाँ जी दामिर समझ में आया क्यों है ये? मैंने क्या लिखा है ये? मैंने पैटर्न है, क्या पैटर्न है इसमें? आई एम राइटिंग स्क्वायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे अब मैं लिखती हूँ नेक्स्ट, आप मुझे बता दोगे? मैं लिख रही हूँ 1 8 27, ठीक है? देन इट विल बी 64 125 216। हाँ जी नेक्स्ट के 3 टर्म्स क्या आएंगी? अगर हमें क्यूब्स याद है तो 7 का क्यूब आएगा 343। हाँ जी दामिर यहाँ पे क्या आएगा? 8 का क्यूब 512। नेक्स्ट कौन सा क्यूब आएगा? 9 का जो होता है 729, ठीक है ना? तो इन नंबर्स में एक पैटर्न था, और उस पैटर्न के बेसिस पर मैं नेक्स्ट के 3 नंबर्स या कितने भी टर्म्स में आगे सिलेक्ट कर पाई, या मैं बता पाई कि क्या है। ऐसे ही ये वाला था, सबसे इजी हमने स्पॉटिंग कर लिया। आपको यूट्यूब पे, आपको यही फेसबुक पे जब आप स्क्रोलिंग करते हो तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं वो मैथ्स क्लासेस की। तो कहता है 1 = 2, 2 = 6, 3 = 12, 4 = 20, 5 = प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है अगले वाले से 5 = हाँ जी क्वेश्चन मार्क करके कहते हैं राइट द आंसर इन द कमेंट्स। तो प्लीज स्पीक अप, है ना? 30 कैसे आया? हाँ जी दामिर बताओ। आप पैटर्न देखते हो ना, तो यहाँ पे आपने वो पैटर्न देखा और बता दिया कि नेक्स्ट हमारा नंबर है 5 × 6 30। तो जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो कौन सा वाला पैटर्न होता है, हम यही सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो अब मैं आपके पास एक नंबर लिख रही हूँ, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिख रही हूँ, आप मुझे बताओगे वो क्या है? 2 4 6 8 10 12 14, है ना? तो मैंने क्या लिखा? 2 का टेबल। ऐसे मैं 6 का टेबल, 3 का टेबल लिख रही हूँ, है ना? 15 18 so on। अच्छा ऐसे मैं एक और टेबल लिखती हूँ। तो इन सब में ना एक चीज जो आप कॉमन देखोगे सब में क्या आ रही है? आई राइट 7 14 21 28 35 so on। तो इन सब में अभी सब कॉमन चीज क्या आई है? राइट 2 4 6 8 ये सब, इन सब में कॉमन क्या है? राइटिंग टेबल्स ऑफ 2, टेबल्स ऑफ 3, टेबल ऑफ 7। मैंने सारे मल्टीपल्स लिखे हैं। इनमें एक और चीज क्या है? अगर मैं इनकी दो साथ साथ वाली, जिसे हम कहते हैं कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस देखती हूँ, तो 2 के टेबल में कितना डिफरेंस होता है? 2 का, है ना? तो यहाँ डिफरेंस है 2 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 3। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 7, है ना? और ये इसमें मैं सबको कहूंगी कि इनमें जो टर्म्स मैंने लिखी, ये जो मल्टीपल्स लिखे, उनमें डिफरेंस सेम था कंसेक्टिव में। ये ना कहना कि 7 और 21 में डिफरेंस सेम है, दो कंसेक्टिव में डिफरेंस सेम। उसके बाद इफ आई राइट दिस सीक्वेंस, आप बताओ इसमें भी डिफरेंस जो है आपको समझ में आ रहा है? 3 का है। तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट टर्म पूछती हूँ उसकी बता सकते हो कौन सी आएगी? 22। उसके बाद कौन सी आएगी? इसके बाद कौन सी आएगी? 20। इसमें भी डिफरेंस क्या था? 3 का। तो जरूरी नहीं होता कि मल्टीपल्स में ही हो, डिफरेंस जब सेम होता है ना, कोई भी अपने नंबर्स लिखे, कंसेक्टिव में डिफरेंस जब सेम आ गया, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस इज सेम, उस वाले सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? एपी, ये क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
समझ में आ गया? जब हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा, लिखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एग्जांपल, ये सारे तीनों सीक्वेंस लिखो, व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, ये सब लिखोगे 4 ये वाले, ठीक है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम। कोई भी दो इकट्ठी वाली टर्म्स उठा लो, उनका डिफरेंस, आगे की कोई भी दो इकट्ठी वाली टर्म्स ली, कहीं से भी दो इकट्ठी टर्म्स ली, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, तब हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या बन जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हर एक, जब हमने इकट्ठी कुछ टर्म्स लिखी, उनमें कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, और वो जब रिलेशन होता है कॉमन डिफरेंस सेम होने का, उसको हम बोल देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक क्यों? अरिथमेटिक क्या होता है? Calculations, that branch of mathematics that deals with plus minus. Calculation मतलब जहां पे प्लस माइनस होता है उसको कहते हैं एपी, अरिथमेटिक। एल्जेब्रा क्या होता है? जिसमें एक्स वाई जेड आता है, फॉर्मूलाज आते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज कहते हो ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जहां पर एक्स वाई जेड आएगा। ज्योमेट्री क्या होती है? फिगर्स जिसमें होती है, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, उनको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नंबर्स प्लस माइनस हो रहे हैं, नंबर्स को हम प्लस माइनस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हो गया इतना? अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, है ना, अब मैं मान लो आपको ये सीक्वेंस लिख कर दे रही, इतना लिख लिया सबने, एग्जांपल लिख लिया, कॉमन डिफरेंस सेम लिख लिया, मैं आपको ये सीक्वेंस लिख कर दे रही हूँ 1 4 7 10। व्हाई आई एम राइटिंग दिस सीक्वेंस? बिकॉज मल्टीपल्स से ज्यादा समझना ये आसान है। मल्टीपल्स तो मैं आपको बोलूंगी 40th वाला निकालो तो आप निकाल लोगे, यहाँ पर आ जाते हैं 10 13 16 19 22 सो ऑन। अच्छा, कब तक चलेगा ये? जब तक इनफाइनाइट। तो जिस भी एपी की लास्ट टर्म आपको नहीं पता तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब जिसमें मैंने ये नहीं डाला, बस खत्म कर दिया, कैरी ऑन हो रहा है, इनफाइनाइट है। जहां डॉट नहीं डाले या फिर डॉट डालकर, मान लो जैसे मैंने मल्टीपल्स लिखे 2 4 6 8, डॉट डालकर मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया कि लास्ट टर्म कब तक चलेगी? ये 200 तक। इसको मैंने बोल दिया फाइनाइट। ये तो बता रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में मेंशन है इनफाइनाइट क्या है, फाइनाइट क्या है, ठीक है? तो इसको लिख लो इनफाइनाइट एपी, जहां पे टर्म स्पेसिफाई नहीं होती। और ये कब यूज होती है? बिल्कुल यूज होता है इनफाइनाइट एपी का कॉन्सेप्ट, फाइनाइट एपी का कॉन्सेप्ट, पर वो आपके सिलेबस में नहीं, वो हायर क्लासेस में जाओगे तब पता लगेगा, जब मैथ्स पढ़ोगे अगर, ठीक है? 11th 12th में मैथ्स करोगे तो आपको क्लियर होगा इनफाइनाइट एपी क्या है, फाइनाइट एपी क्या है, क्यों हम इनफाइनाइट एपी लेकर कुछ फॉर्मूला में डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया? आ जाओ, अब ये तो इनफाइनाइट फाइनाइट एपी आ गई। हमारे पास ये है 2 4 6 2 4 7 10 13। हमने कहा दीज नंबर्स आर इन एपी, बिल्कुल, क्योंकि इनका, अच्छा एपी में क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कल आपसे कोई भी सीक्वेंस देकर पूछा जाता है ना कि ये नंबर्स एपी में है कि नहीं है, आप कैसे चेक करोगे? अब कॉमन डिफरेंस देखोगे, है ना? तो हम क्या करते हैं, इस एपी को ना, अब मान लो मैंने कहा कि इसकी ना 10th टर्म निकालो, मैन्युअली निकाल सकते हैं ना, 1 4 7 10 13 16 19 22, उसके बाद क्या आएगी? 25, उसके बाद क्या आएगी? आपको होगी जो 10th टर्म मैम आ गई 20, है ना? अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आई हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम सतपौल, फर्स्ट जब था मेरे पास एक लड़की, उसको ना एपी का, उनके भी आईसीएसई में एपी का कॉन्सेप्ट है 10th में, तो उसने भी एपी किया, है ना? उसके पेपर में क्वेश्चन आया था, ऐसा ही कुछ था, उसको टर्म्स दी हुई थी, उसमें लिखा था फाइंड द 13th या 15th टर्म, उसको फॉर्मूला वगैरह सब भूल चुकी थी, तो उसने क्या किया, A15 तक ना सारे नंबर्स लिख दिए, ऐसे ही 1 4 7 10 करके ना, ये सीक्वेंस लिखा हुआ था, उसको कुछ और नहीं आता था, उसने लिखा 28, करते करते उसने A15 निकालकर लिख दिया कि दिस इज A15। हाँ, मार्क्स मिले उसको, 3 मार्क्स क्वेश्चन था, आई थिंक 2 मार्क्स मिल गए थे। आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सीबीएसई मार्क्स नहीं देता। उसकी टीचर ने स्पेशली लिखा कि मैंने मार्क्स दे दिए हैं, उसको पेपर दिखाया था, बट लिखा था कि डू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एपी बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट विल बी डन इन योर फाइनल्स। फाइनल्स में आपके मार्क्स कट जाए, फॉर्मूला लगाना ही है। ये तो मैन्युअली 15 निकाल लिया, अब उसको अगर 100 का होता तो वो 100 नंबर्स लिखती बैठकर, वैल्यू होती तो नहीं, इतनी वैल्यू नहीं थी वो, उसको आता था मैथ्स, ठीक है ना? आप भी नहीं होगे, आप 100 तक नहीं लिख सकते।
और चांसेस भी क्या है कि अगर एक भी टर्म बीच में गलत हो गई सारा। तो जब भी अब लॉजिकली सोचे तो ऑब्वियसली वी विल नॉट कैलकुलेट टिल 100, वी विल नॉट कैलकुलेट टिल 1000, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी लुक फॉर सम फॉर्मूला दैट विल आंसर आवर क्वेश्चन, दैट टुमारो इफ समबडी आस्क्स मी एनी टर्म, 100 छोड़ो, मैं आपको 58 टर्म ही बोल दूं, मैं आपको 158 टर्म बोल दूं, तो आपके पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। वो क्या होता है, वो क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट नंबर होता है एपी का, उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। जो बिल्कुल जहां से एपी स्टार्ट हुई उसको मैंने कहा फर्स्ट टर्म, उसको यूजुअली ए से शो करते हैं या फिर लिखते हैं A1। वन क्या शो करता है, उसकी प्लेस, कौन सी प्लेस पर है, तो A1 क्या है इसमें 1, A2 क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगी 4, A3 क्या होगा 7, A4 क्या होगा 10। तो जो सब्सक्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है वो क्या शो करता है, प्लेस, कौन सी प्लेस का नंबर है ये, एपी में कौन सी प्लेस का है। तो अगर मैं A10 लिख रही हूँ तो वो क्या आपका आया था 28, इसका मतलब है कि इस एपी में 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 28। कल मैं आपसे पूछती हूँ A50 क्या है, तो आपको क्या निकालना है 50th प्लेस पे कौन सा नंबर, ठीक है। तो AN क्या हुआ, नंबर एट, नंबर बोला या हमने बोला टर्म एट nth प्लेस, समझ में आ गया। AN का मतलब क्या है, और AN को हम कह देते हैं जनरल टर्म। इस पूरी एपी में दो ही फॉर्मूलाज हैं, उस दो फॉर्मूलाज के बेसिस पर आपको पूरी एपी समझनी है। और एपी कुछ नहीं है, आपकी लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में इतना डिफरेंस है, चैप्टर 3 में आपको इक्वेशन दी होती है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को छोड़कर आपको इक्वेशन दी है, आपको बनानी है, आपने सॉल्व करनी है, मेथड लगाना है। यहाँ पे इक्वेशन खुद फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। एपी मुश्किल क्यों लगता है, बिकॉज हमें सिर्फ फॉर्मूला में नंबर्स को फिल करके एक मिसिंग टर्म होगी वो निकाल, क्लियर हो गया। तो अब मैं कह रही हूँ कि AN क्या हुआ, जनरल टर्म, जिसे हमने कहा टर्म एट nth प्लेस, इतना क्लियर हो गया। अब वो कैसे निकालते हैं, अच्छा ये एपी है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू A4 माइनस A3। कि अगर ये एपी है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो आंसर देगा वही थर्ड और सेकंड में डिफरेंस होगा, वही फोर्थ और थर्ड में होगा। तो मैं पीछे वाली टर्म से आगे वाली टर्म माइनस, मतलब नेक्स्ट वाली टर्म से प्रीवियस वाली टर्म माइनस करती हूँ कि 7 लाने के लिए 4 में कितना ऐड किया, 10 लाने के लिए 7 में कितना ऐड किया, 13 लाने के लिए 10 में कितना ऐड किया। तो इट्स ऑलवेज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, समझ में आ गया। एपी इज ऑलवेज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये डी वाला A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको सच में 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, और बच्चे मुझसे पूछते हैं आकर कि मैम ये कैसे होगा, वो कैसे वाला 4 भी लिख लो, 5 लिख लो, जितने लिख सकते हो लिख लो, मतलब मेन हम ये 2 में चेक करते हैं। जनरल जो होता है कि अगर ये 2 में चल गया तो बाकी में भी चलता हो, ठीक है। पूरे चैप्टर में समय ये पैटर्न ही निकाल लिया, पैटर्न भी निकालने सिर्फ एपी सीखनी है, समझ में आ गया, ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया इतना, राइट। अब डेटा हैंडलिंग की तरह हो गया, नहीं, डेटा हैंडलिंग अलग होता है। वेट, अब मैं आती हूँ कि अब हम इसमें, अब वही हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें ना कि मुझे 100 टर्म निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैन्युअली काउंट नहीं करना, ठीक है। क्या फॉर्मूला है उसका, क्या उसमें पैटर्न है, कैसे हम निकालते हैं, देखो। अब मैंने लिखा यहाँ से A1 कितना था 1, A2 निकालने के लिए इस 1 में मैंने कितना ऐड किया 3 क्या था कॉमन डिफरेंस। अगर A3 निकालना था तो 1 के हिसाब से देखो 7 आया ना A3, 1 में 3 कितनी बारी ऐड होगा 2 बारी। A4 निकाला तो 1 में 3 कितनी बारी ऐड हुआ 3 बार, हाँ जी 100 में 99 टाइम्स ऐड होगा, है ना। तो इन जनरल क्या होगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस n-1 टाइम्स ऐड होता है। योर मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, 3 बार ऐड करने का मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार ऐड करने का मतलब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया,
थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 बार ऐड हुआ। एक बार फिर समझाने जो आप प्रॉब्लम समझा रहे हैं। A5 क्या है? A5 क्या थी हमारी? 13। तो 13 लाने के लिए 1 में मैंने 12 ऐड किया, या 1 में मैंने 3 को 4 बार ऐड किया। 4 बार किसी नंबर को, सेम नंबर को ऐड करने का मतलब है मैंने 3 into 4 ऐड किया। समझ में आ गया? A5 का मतलब है मैंने क्या किया? 3 को 4 बार ऐड किया। तो अगर A6 होगा तो 1 में 3 कितनी बार ऐड होगा? एक बार कम। अगर 6 लिखा हुआ है तो कितनी बार ऐड होगा? 5 टाइम्स। अगर 7 लिखा है तो 1 में 3 कितनी बार ऐड होगा? 6 टाइम्स। समझ में आ गया? तो अगर हम जनरल टर्म फॉर्म करते हैं तो an में a फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है n, तो कितनी बार ऐड होता है? n-1। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप आपकी सेकंड एक्सरसाइज में यूज करोगे। योर सेकंड एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस सिंगल फॉर्मूला, और ये हम अपना कल, आपका ये कल तक ये वाला चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज पूरा ये तो काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। योर एंटायर एपी हैज ओनली 2 फॉर्मूलाज। ईमान से 2 नंबर्स हैं, 2 फॉर्मूलाज है जिसे यूज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी एपी के बारे में बताती है, कौन सी एपी है कौन सी नहीं है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज जनरल टर्म के बारे में बात करती है, इस पे सारे क्वेश्चन है। थर्ड एक्सरसाइज आपकी सम ऑफ एपी पे बात करती है, उस पे सारे क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो गिनकर 2 फॉर्मूलाज हैं जिसे हम पूरी एपी में यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो दिस इज माय जनरल टर्म। लिखो इस फॉर्मूला को। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी is equal to an is a plus n-1 d। और फॉर एग्जाम्पल में लिख लेना कि हमने ये सीक्वेंस लिखा था। Why I wrote this sequence? Because ये हमारे नंबर्स हैं 1, 4, 7, 10, 13, 16, ये मल्टीपल्स नहीं है। तो एवरी टेबल जो लिखा जाता है ना वो एपी है। किसी भी नंबर का टेबल लिख दो ना वो एपी बन रहा है। 23 का टेबल भी एपी है। मल्टीपल्स ऑफ 23 फॉर्म एन एपी, मल्टीपल्स ऑफ 7 फॉर्म एन एपी। समझ में आ गया ना? तो जब ये नंबर लिखा तो इसमें ये A1, ये A2, A3, A4, A5, A6 सो ऑन चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस वाले सीक्वेंस में मुझे A50 निकालना है तो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट टर्म क्या है? फॉर्मूला लिखूंगी पहले तो। an लिखो साथ साथ, A50 निकालना है तो मैं क्या करूंगी? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। n क्या वैल्यू है? n की वैल्यू क्या है? 50 है ना। n इज इक्वल टू 50, मतलब मुझे कौन सी प्लेस वाली टर्म निकालनी है? 50th प्लेस वाली टर्म निकालनी है। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या थी? 1। n क्या है? तो n-1 कितना हो जाएगा? d कितना है? तो क्या होगा? 1 प्लस 49 3 जा 140। हाँ जी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 148। A50 इज 148। समझ में आ गया? ये सच्ची कह रही हूँ, पूरी एपी में ना ये 2 फॉर्मूला लिखने में आपको क्या सिखाती हूँ हमेशा कि ये एक फॉर्मूला लिख लो। अब देखो मुझे दिया क्या क्या हुआ है क्वेश्चन में। n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, कभी कभी आपको ये an दिया होता है, कभी कभी d निकालने को कहा जाता है तो d नहीं दिया होगा, बाकी सबकी वैल्यू दी होगी। समझ में आ गया? हमारे गिनकर देखो, एक ये मिसिंग, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक n है और एक d है। 4 वेरिएबल्स में 3 वैल्यू आपको दी होगी, चौथी निकालनी है। अगर 2 मिसिंग चीजें हैं तो 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। पूरी एपी इसी पर बेस्ड है और कुछ नहीं है पूरी एपी। सीरियसली इजीएस्ट चैप्टर है ये, तो मतलब ओरली होने वाले क्वेश्चंस होते हैं और इक्वेशंस भी इतनी इजी वाली बनेंगी कि आप ओरल सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया? एंड व्हाई आई स्टार्टेड क्वाड्रेटिक फर्स्ट एंड देन, बिकॉज इसमें कुछ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक बन जाती हैं तो वो भी आपको सॉल्व करनी आती है। ठीक हो गया? अब अगर मैं कैसे पूछती हूँ, मैं क्वेश्चंस कह तो रही हूँ, कैसे आएंगे? मैं कह रही हूँ कि मैंने ये एपी लिखा 1, 4, 7, 10, 13, 16 so on, and I say कि if I find A70 the answer is 1 नहीं ले लो,
258, रैंडमली बोल रही हूँ नंबर कि A 70 258 है, डू यू अग्री? A 70, तो आप क्या करोगे? आपको ये AP दिया हुआ है, आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, A प्लस n माइनस 1 D, है ना? तो आपको n की वैल्यू दी हुई है, कौन सी टर्म निकालनी है हमने? 70, है ना? तो 70, अब A यहाँ पर n की वैल्यू क्या मेरे पास आ गई? 70, मैं यहाँ पे कह रही हूँ 258, A क्या है इस सीक्वेंस में? AP में देखो क्या है? 1, n क्या बोला था अभी हमने? 70, 70 माइनस 1 कितना हो गया? और D कितना था? 3। अगर तो ये दोनों मैच करते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं मैच करते तो आप बोलोगे मैम आप गलत हो, आप गलत बोल रहे हो, है ना? तो कितना आ गया ये? 1 प्लस 69 3 207 which is equal to 208. So you will say no ma'am, you are wrong. 258 is not the 70th term of the AP. 70th term कौन सी है? 208. This is how you verify the claim. This is how you find the answer. समझ में आ गया? अब बुक निकालो। अब देखो AP तो मैंने आपको ये जनरल टर्म समझाई है। AP के आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कौन से हैं? इसमें ना आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ आपको इंट्रोडक्शन में ना कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं निकालने के लिए, तो वो बाद में देखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसमें एग्जांपल 1, पेज 98, एग्जांपल 1 लिख लिया सबने? इरेज कर रही हूं मैं ये, ठीक है? पेज 98 एग्जांपल 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है उस पे? For the AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। अच्छा, ये नंबर जो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी की टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। क्लियर हो गया? तो उसने कहा है कि ये एपी बन रही है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखो, तो आपका आंसर क्या होगा? A1 क्या है? 3/2। और फिर उसने कहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, बस इतना काम करते हैं। तो आपकी फर्स्ट सेकेंड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2 -1। क्या A3 माइनस A2 भी यही देते हैं? तो आप क्या लिखोगे? A3 क्या है? -1/2। A2 क्या है? 1/2। दोनों को क्या करना है? माइनस, तब भी क्या आएगा आपका? -1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? -1। A is 3/2, D is -1। राइट द कॉमन डिफरेंस, लिख दिया, ठीक है ना? अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा? नेगेटिव। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, लिख लो पहले इस चीज को, फिर इसके बाद समझाती हूँ। लिख लिया, है ना? आपका जो कॉमन डिफरेंस है ना, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर, इट कैन बी 0। पॉजिटिव जब होता है ना तो वो होती है इंक्रीजिंग इट। ऑब्वियसली किसी बड़े नंबर को आप पॉजिटिव नंबर को ऐड करते रहोगे, चाहे नेगेटिव में ही ऐड कर दो, नेगेटिव से स्टार्ट करते करते ऐड कर दो, है ना? तो आपकी एपी हमेशा क्या होगी? इंक्रीजिंग इट। उस एपी को हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग इट। जब डी पॉजिटिव में होता है, व्हेन कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, है ना? आप एक बड़ा नंबर ऐड करते रहोगे, आप कहोगे कि नहीं कल मेरे -13 थे, आज मेरे टेम्परेचर जो है या मेरे मार्क्स जो है वो -11 आ गए, या फिर ऐसे 11 आ गए, तो हमने प्लस वाला नंबर ऐड किया, कॉमन डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग एपी है। अगर नेगेटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग एपी। लिख लो इस चीज को भी। कॉमन डिफरेंस माइनस में बिल्कुल हो सकता है, जैसे यहाँ पर -1/2 था, -1 था,
हम हर एक नंबर में -1 करते जा रहे हैं या -1 को ऐड कर रहे हैं। समझ में आ गया? वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1 और वी आर एडिंग -1, वन द सेम थिंग, ठीक है ना। और कांस्टेंट जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो 0 भी होता है, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट AP। सो आर द नंबर्स द गिवन नंबर्स इन AP? तो आप लिखोगे यस और नो? यस, these numbers are in AP with common difference 0। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में और आता भी है। Do the numbers 2 2 2, ये 1.5 भी चाहे लिखा होता, 1.5 1.5 1.5 so on। Do these numbers form an AP? हाँ, √5 में भी चलेगा अगर सारे √5 दिए हों। So do these numbers form an AP 1.5 1.5? Yes or no? Yes। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 0। समझ में आ गया? तो कांस्टेंट AP क्या होती है, डिक्रीजिंग AP क्या होती है, इंक्रीजिंग AP क्या होती है, समझ में आ गया हमें? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में लिखा है जो डिफरेंस इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम होता है। तो सीक्वेंस तो बहुत सारे होते हैं, पजल्स कितनी आती है लॉजिक वगैरह की, फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली AP है ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो उनको हम AP की कैटेगरी में ले आते हैं। अब आ जाओ, हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट 4 10 16 22 सो ऑन। 4 10 16 22 वो कहते हैं क्या ये AP में है? अगर है तो नेक्स्ट की 2 टर्म्स बताओ। तो इनको देखकर आप कहोगे AP में है? 28 और बताओ, आर दीज इन AP? यस। 4 10 16 22 आर दीज इन AP? इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। इंक्रीजिंग AP डिक्रीजिंग AP? इंक्रीजिंग। तो नेक्स्ट की 2 टर्म्स बता सकते हो क्या होंगी? 28 एंड 30। समझ में आ गया? ऐसे सेकंड पार्ट करो, लिखो इसको साथ साथ। अभी मैंने कहा था ओरली क्वेश्चन है, देखना मत, इसको लिखो साथ साथ। 1 -1 -3 -5 सो AP है कि नहीं है पहले तो ये देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 1। अब यहाँ पर ना डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा है कॉमन डिफरेंस, तो हम कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है आपको? A1 कितना दिया हुआ है? माइनस करना है, कितना बन गया ये? -2। अब क्या A3 और A2 भी वही डिफरेंस दे रहे हैं? A3 कितना है? A1 A2 कितना है? दोनों को क्या करना है आपस में? माइनस। तो -3 + 1 कितना हो जाता है? ये और ये सेम आ गया। अब आप ओरली चेक कर लोगे, -3 में -2 ऐड किया तो -5 होता है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी? समझ में आ गया? इज दिस एन AP? यस। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? -7। फिर क्या आएगा? -2 ऐड करते रहो, कॉमन डिफरेंस ऐड होता रहता है, चाहे माइनस नहीं, आपने सिर्फ 2 टर्म्स पे चेक करना। जहां पर चेक करने को कहा जाता है ना, तो आप ये 2 टर्म्स पे चेक करते हो, फिर आपको स्पॉटेड होना शुरू हो जाएगा कि देखो नेक्स्ट टर्म जो दी हुई है वो -5 दी हुई है, तो इसमें भी -2 ही डिफरेंस आया है। उसने लिखा हुआ है ना, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। उसने लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो इसलिए मैंने लिखा -5 के बाद आएगा -2 ऐड करने पे -7, -7 में -2 ऐड करने पे -9। समझ में आ गया इतना? आर वी क्लियर नाउ? चलो सी पार्ट देखो इसका, देखिए सबने सी पार्ट देखो। इस चीज को जाकर समझ लेना, इस चीज को जाकर दोबारा पढ़ लेना। हाँ जी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? -2। सेकंड टर्म क्या है? 2। थर्ड टर्म क्या है? -2। फोर्थ टर्म क्या है? 2। अच्छा, मैं कॉमन डिफरेंस निकालती हूँ, तो क्या लिखूंगी? A2 - A1, है ना। A2 - A1 कितना हुआ? 2 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया? 4। अब A3 - A2 किया, A3 कितना है? -2 -2 -4। क्या सेम है दोनों? क्या +4 - 4 सेम होते हैं? तो इज दिस एन AP? नो।
since the common difference is not same, आप सिर्फ इतना लिख लोगे, common difference is not same, hence not an. मैम और जो फोर्थ वाली ये तुम देख के बोल सकते हैं, ठीक है? देख के तो बोल सकते हो, बिल्कुल देख कर बोलोगे, लेकिन पूछा जाएगा तो क्या कहोगे, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए है ना। 4 और -4 दो डिफरेंट नंबर्स है ना। आपको एग्जाम में ग्रेस मार्क्स +4 मिल रहे हो और वही -4 मिल रहे हो। हाँ जी, दोनों सेम बात है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, ग्रेस उल्टी हो रही है, रीचेकिंग के लिए 2 और -4 हो जाए। मिलते हैं, मिले थे लास्ट ईयर 10th को मिले थे। कितने? 8 और अरे इंग्लिश पेपर में मेरे को पता है क्या था। हाँ, था ना, पता था। हाँ, बाद में बताना, चलो मुझे कहानी। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके इंग्लिश पेपर में 8 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था। वो जो आउटसाइड दिल्ली पेपर है उसी में था, इनसाइड दिल्ली में नहीं था। तो बिकॉज आई चेक फॉर द पेपर ऑनलाइन, मुझे कहीं नहीं मिला था वो पैसेज। तो दैट वाज वेरी डिमीनिंग, बहुत ही अजीब सा पैसेज था। वो एक पर्सनल व्यू पॉइंट था, उस पर आप क्वेश्चंस नहीं डाल सकते थे, क्योंकि जो उसके आंसर्स थे ना, हाँ, वो बेटा किसी ने अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दिया था। और वो क्या होता है, इन अ ब्रॉडर सिचुएशन एक पैसेज उठा लिया जाता है, ठीक है ना। आप उस पैसेज को डाल रहे हो जो एक सब्जेक्टिव केस है, जिसके अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं। मैंने उसके आंसर्स अपने हिसाब से दे दिए, अब किसी और ने पढ़ा तो उसने आंसर्स अपने हिसाब से दे दिए, उसका फैक्चुअल कोई स्कोप नहीं था। वो पास हो गया नहीं, सबने अलग अलग आंसर्स दिए, तो इसीलिए वो, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल एक था पैसेज, मतलब पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज इसमें जो भी चीज कही गई उसका पर्सनल व्यू है। हाँ, अब नहीं होगा ना। चलो अब आ जाओ फोर्थ पार्ट में, डी पार्ट। एग्जाम रद्द करके पता क्या होगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ये तो कभी मत सोचना एग्जाम रद्द करें, क्योंकि एक बार हुआ था 10th का, नहीं 10th का पास कर दो, वो भी नहीं होगा ना। 10th का एग्जाम हुआ था एक बार, उन्होंने चीटिंग केस, अनफेयर मींस केस या पेपर लीक की वजह से उन्होंने मार्च में पेपर कैंसिल करके जुलाई में लिया था। लटकना है इतना, लटकना है तुम्हें। हाँ, 2-3 साल पहले की बात है। कोविड के तो पेपर सबका कैंसिल हुआ ना, थ्रू आउट सबका कैंसिल हुआ, वो अलग बात है। पर अगर पेपर चेक कैंसिल होकर दोबारा जुलाई में हो जाए देने पेपर, क्योंकि कोई इतना सेल लगाता नहीं ना बोर्ड में। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, आए तो चलो। दिस इज एन एपी और नॉट। तुम लोग कितने मतलब क्या बच्चों, पेपर लीक की बात यहाँ कर रहे हो, क्या सोच कर रहे हो? पेपर लीक करवा कर क्या करना है? हाँ, स्कूल में करना, जाओ। 1-1-1 करनी ही क्यों है? पेपर लीक होने क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पेपर कैंसिल हो गया ना जब। दिस इज एन एपी। हाँ दामिद बताओ, ये एपी है? यस है। 1-1 1-1, यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये सिचुएशंस वो है, आपको बतानी है कि क्या ये सिचुएशंस एपी फॉर्म करती है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट सुनो एक बारी। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। कि अगर मेरा टैक्सी फेयर है, मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो मुझे 15 रुपए चार्ज लगेगा। तो अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो कितना लगेगा? 15 प्लस एडिशनल कितना दिया हुआ है? ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो 15 + 8 हो जाएगा। अगर मुझे 3 किलोमीटर जाना है तो कितने चार्ज दूंगी मैं? पहले के लिए 15 + 8 + 8। अंडरस्टैंडेबल। फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर इज ₹8। 4 किलोमीटर होगा तो क्या होगा? 15 + 8 + 8 + 8। तो 4 किलोमीटर के लिए 8 कितनी बार ऐड हुआ?
3 बार। मैम ये बन रहा है मैम, पूरा पैटर्न बन रहा है, अगर 4 किलोमीटर है तो उससे -1 टाइम्स। हाँ, तो दिस इज एन AP. A is 15, कॉमन डिफरेंस इज 8, जनरल टर्म क्या हो जाएगी A प्लस n-1D के हिसाब से AN. A क्या है इसमें 15, N मुझे नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना है, दिस इज माय जनरल टर्म. बस यहीं पे छोड़ देंगे, ये तो लिखना भी नहीं जनरल टर्म, बस यहीं तक छोड़ना है कि दिस इज एन AP विद फर्स्ट टर्म 15, कॉमन डिफरेंस 8. समझ में आ गया ये क्यों AP बन रही है? इतना समझ में आ गया हमें कि क्यों AP बन रही है? फर्स्ट टर्म 15 है, कॉमन डिफरेंस 8 है. इतना क्लियर है हमें? सेकंड पार्ट पे आओ. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप उसमें पंप इन करते हो वैक्यूम, जब उसको इनहेल करते हो तो उस एक पंप ने 1/4 गैस उसकी खत्म कर देगी और जितनी रह जाएगी उसका नेक्स्ट 1/4 वो खत्म करेगी, रिमेनिंग लिखा हुआ है. तो मान लो कि अगर उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ना 120 लीटर्स ऑफ एयर थी. क्लियर हो गया? आपने फर्स्ट पंप लिया तो कितना खत्म हो गया? 120 का 1/4 कितना होगा? 30. ये खत्म हो गया, यूज हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया? 90 लीटर. समझ में आ गया ये? अब आपने सेकंड पंप जब लिया तो किसका आएगा 1/4? 90 का कि 120 का? उसने कहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग. रिमेनिंग को अंडरलाइन कर लो, उसने रिमेनिंग लिखा है यहाँ पर, तो रिमेनिंग क्या हुआ? 90. अब उसने 90 का 1/4 ले लिया, खत्म कर दिया, यूज अप कर लिया. तो यूज कितना हुआ 90 का 1/4 अगर करोगे? 22.5. 90 का हाफ करो 45, 45 का हाफ करो 22.5. तो यूज जो हो गया वो है 22.5. रिमेनिंग कितना रह जाएगा माइनस करोगे 90 से? 67. ठीक है. थर्ड पंप लिया तो अब किसका 1/4 यूज होगा? 67.5. ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, पहली बार में कितनी प्रेजेंट थी? 90 लीटर. दूसरी बार में कितनी प्रेजेंट थी? 67. पहले कितनी थी? 120. 120 से बनी 90, 90 से बनी 67.5. इनमें डिफरेंस कितना था? 30 का. इसमें कितना था? 22.5 का. अब नेक्स्ट जो आएगा वो और कम हो जाएगा. तो दिस इज नॉट एन AP बिकॉज जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू. कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस दिस इज नॉट एन AP. इतना क्लियर हो गया? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट या इनिशियल एयर लिखा था तब AP होता. तब तो क्योंकि 1/4 का है ना. हाँ, जब उसने रिमेनिंग लिख दिया ना, इस रिमेनिंग की वजह से ये AP नहीं. एयर रिमेनिंग है, कितनी एयर रह गई उसका 1/4 यूज होता रहेगा. समझ में आ गया इतना? चलो थर्ड पार्ट. Cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. फर्स्ट मीटर के लिए 150, दूसरे के लिए 150 प्लस 180 है ना? तो 150 प्लस 180 क्यों? क्योंकि 50 रुपीस बढ़ जाता है ना हर मीटर के बाद. हाँ, तो 50 तो 150 प्लस फिर अच्छा 200 सॉरी प्लस 50. थर्ड मीटर में क्या होगा? 150. अगर मुझे 3 मीटर अगर खुदवाना है ना, तो मैं क्या करूंगी? सेकंड मीटर तक 50, 1 मीटर और खोद दो. तुम अपने आप सोचो, तुमने कहा 1 मीटर वेल खोदो, उसने कहा ठीक है 150 रुपए लगेंगे. 1 मीटर खोला, पानी नहीं निकला, 1 मीटर और खोलो, है ना? तो वो 50 रुपीज और कह देगा कि अब तुम्हारा बिल हो गया 200 का. फिर तुम कहोगे नहीं 2 मीटर खोद दिया, 1 मीटर और खोद दो, तो कहेगा 50 रुपए और है, अब बिल कितना है? 250 का. फिर वो कहेगा 4 मीटर और खोदो, मतलब 1 मीटर और खोदो, तो आप क्या कहोगे? अब बिल हो जाएगा 150 प्लस 50 50 50.
तो इज दिस सिचुएशन एज दैट ऑफ एन एपी? Yes, ma'am. दामिर समझ में आया तुम्हें कि नहीं? अब आगे क्या गलती हो रही है? तो दिस इज 4th मीटर। जब मैं खुदवाती हूँ तो मेरा 4 मीटर तक कितने पैसे लग जाते? क्लियर हो गया? तो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, फर्स्ट टर्म इज 50, नेक्स्ट टर्म इज 200, नेक्स्ट टर्म इज 250, नेक्स्ट टर्म इज 300, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स व्हाई इट्स एन एपी। क्यों एपी है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर हो गया? फोर्थ पार्ट, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest for 8% per annum. देखो दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड। सिंपल पता है आपको? सिंपल में पता क्या होता है? आपने 10,000 जमा करवाए, मान लो आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो साल के एंड में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 800। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय, है ना? अब सिंपल इंटरेस्ट में माना जाता है कि आपको जो ये 800 रुपए मिला ना 1 ईयर का, आपने इसे विड्रॉ कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर आपके अकाउंट में पासबुक में फिर से क्या था? 10,000, उस पर आपको 8% इंटरेस्ट मिला, तो आपका इंटरेस्ट कितना आया? 800। आपने फिर से विड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस 10,000 को रखती हूँ अकाउंट में 1 साल के लिए तो 800 मिलेगा, अगर 2 साल के लिए रखूंगी तो कितना मिलेगा? 1600, अगर 3 साल के लिए रखूंगी तो कितना मिलेगा? 2400। तो will simple interest form an AP? Yes, simple interest always forms an AP. Simple interest always forms an AP. कैसे? पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? अगर 2 साल का होगा तो कितना होगा? 3 साल का होगा तो कितना होगा? तो इनमें वही तो कह रही हूँ, इसीलिए नेक्स्ट ईयर में काउंट नहीं होगा। अगर मैं 2 साल रखूंगी, मतलब दूसरे साल भी मुझे 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 2 साल का। 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? विड्रॉ सारा ही कर चुके हैं। हाँ, पर अगर मैंने 3 साल रखा तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल का टोटल? 24। ठीक हो गया? हाँ, उनके हिसाब से 2400। ये कॉन्सेप्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर कहा जाता है, आपने चाहे विड्रॉ किया चाहे नहीं किया, वो माना जाता है कि आपने विड्रॉ कर लिया, इसलिए आपको 10,000 रुपए हर बार इंटरेस्ट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक हो गया? लेकिन 3 साल के बाद अगर आपने अपने अकाउंट को चेक किया तो आपको 10,000 तो आपका प्रिंसिपल है, उसमें इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ होगा? 2400। समझ में आ गया इतना? दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ये लिख लो। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है वो मैं समझाती हूँ, पहले इतना लिख लो बस। कंपाउंड जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बनाते हैं तो देखते हैं। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि आपने उसको इंटरेस्ट को विड्रॉ कर लिया, इसीलिए आपको नेक्स्ट ईयर उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट में कहा जाता है कि जितना इंटरेस्ट आपके अकाउंट में रहेगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हुआ क्या? आपके अकाउंट में 10,000 थे, है ना? आपने 1 साल तक रखा और कितने हो गए? 800। ठीक हो गया? नेक्स्ट ईयर आपने ये 800 आपने विड्रॉ नहीं किए, तो आपके अकाउंट में अब है 10,000 और 800। कितना हो गया? 10,800, और इस पर 8% आपको इंटरेस्ट मिला, जो हो जाएगा 864। पहले के 800 प्लस करके जो नया बना उसका 8%। हाँ, तो अगर मैं 1 साल मनी रखती हूँ तो मुझे मिलेंगे 800 इंटरेस्ट, अगर मैं 2 साल रखती हूँ तो मुझे मिलेगा 1664। कैसे 864 नहीं मिलेगा? ऐड होकर 2 साल का इंटरेस्ट है 1664। ठीक है? और अगर 3 साल का इंटरेस्ट लूंगी तो मैं क्या करूंगी? 10,800 में 864 ऐड हुआ और इसका 8% निकाला, तो ये ऑब्वियसली जो अमाउंट आएगी वो एपी में नहीं होगी। इसको कैलकुलेट कर लेना आप, इसमें आप करोगे 11664 का 8%।
नहीं होगी मैडम। एंड दिस विल नॉट गिव अ कॉमन डिफरेंस, सेम नहीं देगा। जैसे यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस 800 दिया था, यहाँ पर वो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हो गया इतना? तो दिस इज नॉट एन एपी। कंपाउंड इंटरेस्ट विल नेवर फॉर्म एन एपी, सिंपल इंटरेस्ट विल फॉर्म एन एपी। आज आपका क्वेश्चन भी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकलता है which is P 1 plus R by 100 raised to power T। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से P माइनस करते हो, P 1 plus R by 100 raised to power T माइनस। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया था। सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है इतना? चलो।